जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले इतिहास के दूसरे लेक्चर को, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत के बारे में। इसके पहले लेक्चर के अंतर्गत हमने इतिहास को जब स्टार्ट किया तो इतिहास के अंतर्गत हमने भारतीय इतिहास के वर्गीकरण को समझा, यानी कि भारत का इतिहास कितने कालखंड में और कौन कौन से कालखंड में विभाजित है। भारत के इतिहास को आमतौर पर हम ये समझते हैं कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास को तीन जिन भागों में बांटा गया है वो है आपके प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भारत के इतिहास के कालखंड का वर्गीकरण हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। इस लेक्चर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत के बारे में। ठीक, तो भारत के इतिहास की जानने की स्रोत कौन कौन से हैं? तो भारत के इतिहास को जानने के स्रोत को अगर हम देखें तो मोटे स्तर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। अलग अलग किताबें इसको अलग अलग आधार पे क्या करती हैं, वर्णित करती हैं। इसके स्रोत को तीन भाग में भी बांट सकते हैं, चार में भी बांट सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन किस आधार पे चीजों को समझाना चाह रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मैं भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत को दो बड़े भागों में बांटने का प्रयास करता हूं, और जो पहला है वो है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत कौन कौन से होती हैं और किन साहित्य स्रोत के बारे में किस चीज की जानकारी मिलती है, इस चीज का अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ जो दूसरे स्रोत है वो है पुरातात्विक। कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, भारतीय इतिहास की जानकारी के जो दो स्रोत आपको याद रखने हैं वो है आपके साहित्य स्रोत और दूसरे है पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी किताबों के माध्यम से आपको क्या दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ये किताबें या ये साहित्य स्रोत कई भागों में विभाजित है, जैसे धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत आपके वैदिक धर्म के धार्मिक साहित्य स्रोत हैं, जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग साहित्य स्रोत हैं, जिसके अंतर्गत आप भारतीय इतिहास को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इसके अलावा कुछ लौकिक या समकालीन साहित्य स्रोत हैं, जैसे कि आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने की है, जैसे कि मुद्रा राक्षस जिसकी रचना विशाखदत्त द्वारा की गई है, जैसे चरक संहिता जिसकी रचना चरकाचार्य के द्वारा की गई है। ऐसे कई प्रमुख समकालीन लौकिक साहित्य जिससे हम भारतीय इतिहास की जानकारी को देखते हैं। इसी प्रकार कुछ विदेशी साहित्य भी है। विदेशी साहित्य यानी कि विदेश से आने वाले कुछ यात्रीगण हैं जो भारत आते हैं, भारत में रहते हैं, भारत की जलवायु को अच्छा या भला बुरा जो भी उनको लगता है वो कहते हैं, भारत के समाज के बारे में अपनी कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, और इस तरीके से उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में भारत की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम इंडिका को पढ़ते हैं, क्योंकि मेगास्थनीज नाम का एक विदेशी यात्री भारत आता है, भारत में रहता है, और रहने के बाद भारत की जानकारी को एक किताब में लिखकर चला जाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम उन किताबों के माध्यम से भारत की इतिहास को जान लेते हैं। ठीक, तो भारत की इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत सबसे पहला जो स्रोत है वो कौन सा है? साहित्य स्रोत। ठीक, हमारे वर्गीकरण के अनुसार साहित्य स्रोत सबसे पहला है। साहित्य स्रोत के अंतर्गत इनको तीन भागों में बांटा। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत है दूसरा? पुरातात्विक, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें खुदाई के दौरान मिली हैं, जैसे पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। उससे हमें क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं, मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, भवन मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं तो अशोक के द्वारा लिखे गए कुछ अभिलेख भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो समय समय पर राजाओं के द्वारा जो अभिलेख लिखवाए हैं उससे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये है हमारी जानकारी के कुछ प्रमुख स्रोत, जिसे हम कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में। ध्यान से हमें पढ़ लेना है, और यहां से परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। क्या वो प्रश्न होगा? आइए चर्चा करते हैं। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। पहला हमारा साहित्य स्रोत था, जिसके अंतर्गत हम अब पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्रोत के अंतर्गत जैसा कि हमने देखा सनातन धर्म से संबंधित कुछ धार्मिक स्रोत होंगे, कुछ बौद्ध धर्म से भी संबंधित होंगे और कुछ होंगे आपके जैन धर्म से।
जैसे जैन धर्म के स्रोत के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कल्प सूत्र, है ना, कल्प सूत्र जिसकी रचना किसने की है? जैन धर्म के अंतर्गत एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक उनका नाम है भद्रबाहु, उन्होंने इसकी रचना की। बौद्ध धर्म में आप पढ़ते हैं त्रिपिटक, इसकी रचना अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा की गई है। सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के अंतर्गत आप पढ़ते हैं वेद, है ना, और क्या क्या पढ़ते हैं? वेद के साथ साथ पुराण, एक एक करके सारी चीजें, वेद, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृतियां, उपवेद, पुराण, रामायण, महाभारत, षड दर्शन और वर्णाश्रम। ये सारी चीजें इतनी क्यों लिखी है? उसके पीछे कारण है क्योंकि यही सारी चीजें आपके पहले बिंदु के अंदर इतिहास के 1.1 के अंतर्गत स्पेशली भारतीय संस्कृति को पूछा गया है। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको वेद स्पेशली पढ़ने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने, अरण्यक पढ़ने, उपनिषद पढ़ने, वेदांग पढ़ने, स्मृति पढ़नी है, षड दर्शन पढ़ते हैं और उसके बाद वर्णाश्रम पढ़ने हैं, उपवेद पढ़ने हैं। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में लिख के दी हुई है, तो इनको आपको विशिष्ट रूप से पढ़ना है। इसके आगे वाले लेक्चर में इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे, आज पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं। वेद पे अगर हम चर्चा करेंगे तो भारत में जो हिंदू धर्म से संबंधित भारतीय संस्कृति का जो आधार है वो वेद है, और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। हम अच्छे से जानते हैं वेद की संख्या कितनी है? 4 है। और ये 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, हमें चारों वेद क्रमबद्ध रूप से अच्छे से याद होने चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद हैं। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की जाती है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अलग अलग वेद के अपने अलग अलग क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। फिर उसके बाद अरण्यक आते हैं। अरण्यक जो होते हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा जब जीवन की अवस्था होती है, आश्रम अवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और सन्यास। जब व्यक्ति सन्यास आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में घर बार छोड़कर कहां चले जाते हैं? जंगल में तपस्या करते हैं, और फिर उनके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को जंगल में रहकर जिन किताबों के अंतर्गत लिखा जाता है उन किताबों को, उन ग्रंथों को हम कहते हैं अरण्यक। ठीक, उस अरण्यक के बारे में भी हमें जानना है क्योंकि अरण्यक जीवन से जुड़े हुए रहस्यात्मक ज्ञान को उपलब्ध कराते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वेद क्या है, वेद किस ज्ञान को देते हैं, जबकि अरण्यक क्या है, अरण्यक किस ज्ञान को देते हैं। इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, उपनिषद, उपनिषद को आप वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को आप क्या कहते हैं? वेदांत। वेदांत यानी कि वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जा सकता है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आपने पढ़ा होगा कि गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की जो परंपरा है उसे उपनिषद कहते हैं। तो गुरु के समक्ष बैठकर ब्रह्म विद्या प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। ठीक, उपनिषद को आप वेदांत के नाम से भी जानते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या 108 है। ठीक, इसी में से एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडक। नाम क्या है? मुंडक उपनिषद। संयुक्त रूप से आपने इसको सुना होगा मुंडकोपनिषद के रूप में। मुंडकोपनिषद कह लो या मुंडक उपनिषद कह लो, एक ही बात है। तो मुंडकोपनिषद जो कि 108 उपनिषद में से एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस उपनिषद से आपको जानकारी मिलती है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। भारत का आदर्शात्मक जो वाक्य है वो इस मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऐसे और भी कई हैं उपनिषद, एक एक करके पढ़ेंगे। फिर है वेदांग। वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। इनकी कुल संख्या जो है वो 6 होती है। कितनी होती है वेदों की? वेदों के अंगों की संख्या 6 कौन कौन से हैं? इसके लिए एक सूत्र बनाया है मैंने, आप उस सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। जो वेदांग है, इन वेदांगों को याद रखने का जो सूत्र है वो ये है। छैना की सब्जी। सब्जी तो मालूम है ना, घर में कौन सी सब्जी बन रही है? भिंडी की सब्जी बन रही है। तो ऐसा करके एक सूत्र बना दिया है छैना की सब्जी। छैना क्या होते हैं? सफेद कलर के जो रसगुल्ले होते हैं, गुलाब जामुन क्या बोलते हैं आप लोग, वो जो है उनको छैना बोलते हैं हमारे यहाँ। ठीक, तो ऐसी स्थिति में छैना की सब्जी में
आप एक एक करके चीजें थोड़ी याद रख लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। छा से छंद हो जाता है, ना से निरुक्त हो जाता है, का से कल्प हो जाता है, सा से शिक्षा हो जाता है, वा से व्याकरण और जा से ज्योतिष। देख लो एक एक करके ये कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये छेना की सब्जी याद है तो ये सब्जी आपको क्या करेगी, वेदांगों को याद करा देगी कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, आपको पता चल जाएगा भैया वेदांगों की कुल संख्या 6 है। और वो कौन कौन से हैं, छंद है, निरुक्त है, कल्प है, शिक्षा है, व्याकरण है और ज्योतिष। ठीक, तो ये 6 क्या है, आपके वेदांग। वेदों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इन चीजों का होना, ज्ञान होना इन चीजों का बहुत आवश्यक है, इसलिए इसे वेदों का अंग यानी कि वेदांग कहा गया है। स्मृतियां भी समाज को व्यवस्थित दिशा देने के लिए, समाज कल्याण के लिए निर्धारित किए गए कुछ साहित्य हैं जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी के जो प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मनु स्मृति, जितनी भी स्मृति है उन सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे तमाम स्मृति हैं। और इन सभी स्मृतियों में सबसे पुरानी है मनु स्मृति जो भारतीय समाज की जानकारी देती है। ठीक, फिर उसके बाद आएंगे उपवेद। ऐसे वेद जो है उन वेदों को समझने के लिए उपवेदों की रचना की गई है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई वैसे उपवेदों की भी रचना की गई है। पुराण, इनकी संख्या जो है वो टोटल 18 पुराण है। ठीक है, इनमें है एक लिंग पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे तमाम पुराण है। टोटल 18 पुराण है। इनमें से जो विष्णु पुराण है, विष्णु, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, अच्छा आप कैसे बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे उपस्थित ही नहीं है। अगर ये वीडियो ऑनलाइन जाता है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम तो आपको मालूम है, अपने देश के प्रधानमंत्री के बाद आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम। तो बोलेंगे सर कौटिल्य है, ठीक, बहुत बढ़िया। और भी नाम है उनके, तो आप बोलोगे सर चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक है। और भी एक आध नाम होगा उनका। वास्तविक नाम क्या है, विष्णुगुप्त। क्या नाम है वास्तविक नाम, विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य जो है उनका वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक ट्रिक आपको जोड़कर बताना चाह रहा हूं। विष्णुगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है और विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किससे होती है, विष्णु पुराण से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि अगर विष्णु पुराण से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से विष्णु पुराण से भारतीय इतिहास के किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो विष्णु पुराण यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री यानी कि मौर्य वंश की जानकारी। ठीक है, ये थोड़ा लिंक जोड़ने के लिए अपन ने इसमें चर्चा की कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास की जानकारी का स्रोत है ना। तो अब मौर्य काल की जानकारी का स्रोत क्या है, तो मौर्य काल की जानकारी का स्रोत एक इंडिका नाम की पुस्तक भी है, क्योंकि उसी समय मेगास्थनीज साहब आए थे। इन्हीं इसमें देखे तो एक पुस्तक और भी है जिसका नाम क्या है, कौटिल्य, इन्हीं के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, इससे भी मौर्य वंश की जानकारी मिल जाती है। इसी के समय एक और किताब लिखी गई मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त के द्वारा, ये भी मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत है। विष्णु पुराण ये भी मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत है। तो ऐसे करके भारतीय इतिहास की जानकारी के इन स्रोतों के अंतर्गत एक एक करके हमको सारे पढ़ने हैं। ठीक है, पुराण में एक अग्नि पुराण भी है। पुराण में आपका एक क्या कहते हैं, मत्स्य पुराण भी है ना। मत्स्य पुराण से भी आपके भारतीय राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना रामायण भगवान श्री राम से संबंधित कथाओं के माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी देती है, रघुकुल की जानकारी देती है। फिर उसके बाद है महाभारत में समाज को कर्म प्रधान बनाने की सिद्धांत दिया गया है कि भारत में व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मतलब कर्म
योगी होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। आपने एक बहुत चर्चित कोटेशन है जो सुना होगा, कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए। ये सारी चीजें हैं वो इससे संबंधित हैं। ठीक है, महाभारत में गीता है, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में उल्लेख मिलता है ना। एक बार मैं बता दूं कि कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, वो अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, उनकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। कर्म करो और फल की इच्छा को ध्यान में रख के करो, लेकिन कर्म कर रहे हो तो ये भी याद रखो कि आप जिस फल की इच्छा रखते हैं उस फल की संघर्ष के बराबर का आपको मेहनत करनी है। यानी कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपका संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि आपके संघर्ष की कहानी क्या है। आप सोचो कि मैं तो 2 घंटे पढ़ता हूं दिन में और फिर आपकी इच्छा है कि आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तो संभव नहीं है ना। तो हमें ये भी याद रखना है कि संघर्ष हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे। फिर उसके बाद है आपका षड दर्शन, यानी कि 6 दर्शन बताए गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत 6 दर्शन महत्वपूर्ण दर्शन हैं, जो भारतीय दार्शनिक व्यवस्था को क्या करते हैं, चरितार्थ करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसमें न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ऐसे 6 दर्शन हैं। ठीक है, फिर वर्णाश्रम, इसमें भारतीय राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था किसी व्यक्ति के ऋग्वेदिक काल में कार्य के आधार पर ओपन व्यवस्था थी। जो व्यक्ति जिस कार्य को करता था उस वर्ण को वो स्वीकार कर लेता था। ठीक है, तो इन सब से भारत के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें, ये डबल जुड़ गई है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे जैन धर्म के साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो जैन धर्म के साहित्य स्रोत के अंतर्गत आता है आपका कल्पसूत्र, जिसकी रचना किसने की है, भद्रबाहु ने की है। प्रबंध चिंतामणि, ये भी जैन धर्म का एक साहित्य स्रोत है, जिससे भारतीय इतिहास की भी जानकारी मिलती है। इसकी रचना की है मेरु तुंगाचार्य के द्वारा। ठीक है, पंच महाव्रत, 5 महान व्रत के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत शामिल कौन कौन से हैं आपके, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये 5 महान व्रत हैं जो जैन धर्म के अंतर्गत बताए गए हैं। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के साहित्य स्रोत। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो साहित्य स्रोत है वो कौन कौन से हैं, जो बौद्ध धर्म की माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं, वो है बोधिसत्व। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। त्रिपिटक, त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक हैं, जिसमें पहला है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। 3 पिटक बौद्ध धर्म के साहित्य स्रोतों के माध्यम से भारतीय इतिहास की ज्ञान परंपरा की जानकारी देते हैं। फिर बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत है, जैसे 4 आर्य सत्य, इनकी संख्या 4 है जो कि लिखाई है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? पहला आर्य सत्य क्या है, दुख। ये संसार क्या है, दुखमय है, यानी कि संसार में क्या है, दुख भरा पड़ा है। ठीक है, इस दुख से मुक्ति पाने के लिए इस सिद्धांत को दिया गया है। इसमें दूसरा आर्य सत्य क्या है, पहला तो दुख है, दूसरा यह है कि दुख का कारण होता है। हर एक दुख का कारण है। जैसे मान के चलो कोई एक व्यक्ति किसी भी चीज को पाने का प्रयास कर रहा है। शाहरुख खान ने बोला ना, अगर कोई व्यक्ति पूरी शिद्दत से किसी भी चीज को पाने का प्रयास करे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। अब बेचारा एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है ईमानदारी से, मतलब वो दिल से चाहता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसा, ठीक है, वो दिल से चाहता है एक लड़की से मिलना, बात करना, लेकिन वो लड़की नहीं चाहती, तो दुख का कारण बन गया ना, है ना। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति है, वो एग्जाम दे रहा है और वो सिलेक्ट होना चाहता है, सिंपल सी बात है, जो एग्जाम दे रहा है उसका उद्देश्य सिलेक्ट होना ही होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, तो दुख का कारण। तो अगर हम 4 आर्य सत्यों को देखें तो 4 आर्य सत्य के अंतर्गत पहला कह सकते हैं कि संसार दुखमय है, सुख जो है वो क्षण मात्र होता है, दुख से पूरा संसार भरा है, पहला आर्य सत्य। दूसरा, दुख है तो दुख का कारण भी है, दूसरा उसका निवारण भी है। अगर मान के चलो आप जिस लड़की से बात करना चाह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं हो पा रही है,
तो ये दुख का कारण है, तो निवारण भी है। आमिर खान भी है, उसने बोला भी है, लड़की ट्रेन और बस आती जाती रहती है, ये उन्होंने बोला है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये बात लड़की पे भी लागू होती है, बस ट्रेन और लड़का भी आते जाते रहते हैं। जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए? अच्छा, सम्यक संकल्प होना चाहिए। ये भी आगे चल के हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे, 10 शील सिद्धांत अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार है। ठीक, तो पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण भी है। छोड़ो नहीं, किसी और पे ध्यान दो, निवारण। फिर निवारण के लिए हमें ये बताया गया है चौथे 4 आर्य सत्य के अंदर चौथा आर्य सत्य जो उस मार्ग को बताता है जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग, जो दुखों से आपको क्या करता है? मुक्त कर देता है। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण है, और निवारण के रूप में चौथे आर्य सत्य के रूप में बताया गया है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, ये ऐसे करके 8 व्यक्ति के गुण बताए गए हैं। अगर इन गुणों को पालन करेगा व्यक्ति तो धीरे धीरे क्या होगा? कष्ट दुखों से मुक्त हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही अगले सिद्धांत को, जो ये बताता है 10 शील सिद्धांत। अगर इंसान जीवन मरण के जाल से मुक्त होना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, दुखों से मुक्त होना चाहता है, तो 10 शील सिद्धांतों का पालन करें। यानी कि 10 ऐसे सिद्धांत हैं, अगर उनका पालन किया जाए तो व्यक्ति इन दुखों से मुक्त हो सकता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत शामिल हैं? तो पहला सिद्धांत है अहिंसा। इंसान को अहिंसात्मक होना चाहिए, मन, कर्म और वचन से हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं किसी के बारे में आप गलत सोच रहे हो तो वो भी तो एक प्रकार की हिंसा है कि निकल भाग, देखता हूँ साले बहुत बोल रहा है, क्लास में तूने ऐसी की तैसी कर दी, मैं आंसर दे रहा हूँ और बोल रहा जा रहा है कि गलत है सर, ये लड़का गलत बता रहा है। अरे भैया बता तो रहा है, लेकिन तुमने सुना ही नहीं, तो फिर उसने मन में सोच लिया कि बाहर निकल तेरे को बताता हूँ। तो ये मानसिक हिंसा हो गई, ऐसा नहीं करना है अपने को। ठीक, स्वीकार करना है कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत बता रहा हूं, मैं सही बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो अहिंसा के बाद सत्य, सत्य वचन बोलना है, असत्य नहीं बोलना है। अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, व्यभिचारों का त्याग करना है, लापद विस्तरों का त्याग करना है, नशीले पदार्थों का त्याग करना है, नृत्य संगीत नहीं देखना है। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपकी 10 शील सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है, जो ये बताती हैं कि बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं समाज को एक सही दिशा देने का प्रयास कर रहा है, और ये सारे के सारे आपकी भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत भी शामिल है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ लौकिक और समकालीन साहित्य भी नजर आते हैं। लौकिक और समकालीन साहित्य यानी कि राजा के दरबार में रहने वाले जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस दरबार में रहकर राजा के बारे में, प्रजा के बारे में, समाज के बारे में क्या करते हैं? जानकारी देते हैं। आपने पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं आपने सुना अवश्य होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है। यानी कि आजकल हम जो मूवीज देख रहे हैं वो समाज की उन्हीं घटनाओं पर आधारित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो समाज का आधार है, जो दर्पण है, वो मूवीज हैं, वो डॉक्यूमेंट्री हैं, वो सीरियल्स हैं, घर घर में क्या हो रहा है बता रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था ये सब नहीं थे। तो पहले इन सब चीजों को प्रदर्शित करने के लिए साहित्य होते थे, तो किताबें लिखी जाती थी, है ना। तो उन किताबों के माध्यम से भी भारतीय इतिहास को समझा जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को समझने के लिए इन किताबों की यानी कि समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा कई पुस्तकें लिखी हैं। ठीक, ये भारतीय भी है, ये विदेशी भी है। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास या मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इन पुस्तकों के तात्कालिक समाज की, इन पुस्तकों से हमें क्या है? तात्कालिक समाज की जानकारी मिलती है। अब रटने का समय आ गया है दोस्तों। अब ये सारी किताबें आपको क्या कर लेनी है? रट लेनी है। जैसे अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। ये सीधा पूछा जाएगा, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल हो गया। पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछते। अब जो पूछेगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कौटिल्य
के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की है? कौटिल्य ने की है। ठीक है। ऐसे ही मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दो जो किताबें हैं वो किसने लिखी है? दोनों विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, अलग अलग समय में, है ना। देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त द्वारा लिखी है, मुद्रा राक्षस भी विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है, पटकथा है। ठीक है। अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों का समूह एक किताब है जिसका रचनाकार अगर हम देखें तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। अष्टाध्यायी यानी कि ये भारतीय व्याकरण का सबसे पहला ग्रंथ भी माना जाता है। इसकी विशेषता है कि हमारे जो हिंदी संस्कृत व्याकरण है उस व्याकरण का सबसे पहला क्या है? ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। हिंदी में आपने पढ़ा होगा प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, संधि क्या होती है, समाज क्या होती है, समाजनी समास क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें जो है अष्टाध्यायी के अंतर्गत सबसे पहले लिखा गया और लिखने वाले का नाम है पाणिनि। महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा की गई है। गार्गी संहिता की रचना जो है गार्गी के द्वारा की गई है। कुछ किताबों में इसका उत्तर जो है कात्यायन भी मिलता है, तो आपको याद रखना है कात्यायन या गार्गी ने गार्गी संहिता लिखी है। ठीक। चरक संहिता जो है वो चरक के द्वारा लिखी गई है ना। ये आचार्य हुआ करते थे, तो किताबों में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी चरखाचार्य के नाम से भी। ठीक है। फिर हर्ष चरित्र जो है उसकी रचना बाणभट्ट ने की है। हर्ष के ही दरबारी कवि थे जिसमें हर्ष के बारे में गुणगान करते हुए लिखा गया है। कादंबरी जो है वो भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। राज तरंगिनी जो है जो कि कश्मीर का इतिहास है, इसके लेखक जो है वो है कल्हण। याद रखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी अगर कोई पुस्तक दे रही है तो कौन सी पुस्तक दे रही है? कश्मीर की इतिहास की जानकारी देने वाली पुस्तक का नाम है राज तरंगिनी। ठीक है, मैं लिख देता हूं कश्मीर का इतिहास। ये कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है और इस किताब का नाम है राज तरंगिनी और इसके लेखक का नाम है कल्हण। जैसा कल्हण है वैसा एक और व्यक्ति है विल्हण, और विल्हण ने लिखा है विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित जो है उस पुस्तक का जो रचनाकार है वो है विल्हण, और पृथ्वीराज रासो जो है वो लिखी है चंद्र बरदाई द्वारा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको एक घटना सुनाएंगे और उसमें ये बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का आपस में क्या संबंध था, दोनों घनिष्ठ मित्र थे, और वो पूरी कहानी आपको थोड़ा बहुत पता होगी कि जब मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी जीत गया, फिर पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गया और वहां पे वो शब्दभेदी बाण चलाया गया। तो इन सब चीजों की जानकारी हमें इसी किताब में मिल जाती है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र बरदाई के द्वारा, और किताब का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो नामक किताब की रचना किसने की है? चंद्र बरदाई के द्वारा की गई है, ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद जो अगली पुस्तक है वो है मृच्छकटिकम। पुस्तक का नाम क्या है? मृच्छकटिकम, और मृच्छकटिकम पुस्तक के जो लेखक हैं वो है शूद्रक। ठीक, इंपॉर्टेंट किताब है, ये परीक्षा में पूछी जाती है, मैं बार बार आपको हिंट दे रहा हूं, याद रखना है। स्वप्रवाल दत्तम, इस किताब की जो रचनाकार है वो है महाकवि भास। भास नाम के एक कवि हैं जिनको महाकवि का दर्जा दिया गया है, उनके द्वारा स्वप्रवाल दत्तम नामक किताब की रचना की है। ठीक है, कामंदकीय नीति शास्त्र जो है वो कामंदक के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे आपको नाम से ही मिल जाएगा तो ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं आएगी। पृथ्वीराज विजय, अच्छा यहाँ पे पृथ्वीराज रासो था, यहाँ पे कौन था? किताब का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी, लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक है जयनिक। इसके लेखक कौन है? जयनिक। ठीक है, फिर उसके बाद कामायनी, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद आंसू, इसके भी लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यानी कि इन दोनों किताबों की, पुस्तकों की रचना, साहित्यों की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई है।
फिर उसके बाद अभी और है, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे इतनी सारी याद करना पड़ेगी, मैंने तो आपको केवल 30 लिख के दी है, ये मान के चलो 30 और याद करना पड़ेगी, लेकिन ये 30 तो कर ही लेना। वसंत विलास, इसके लेखक हैं बालचंद्र। मत्त विलास प्रहसन, इसके लेखक हैं महेंद्र वर्मन। गौण वहो, इसके लेखक हैं वाकपति। परिशिष्ट पर्वन, इसके लेखक हैं हेमचंद्र। गाथा सप्तशती, इसके लेखक हैं हाल और सिमुख, हाल सिमुख, ठीक है, हाल सिमुख। फिर उसके बाद है कालिदास के द्वारा लिखे, ये सारे के सारे जो 7 ग्रंथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सातों के 7 ग्रंथ हैं कालिदास के द्वारा लिखे गए। आपने एक सनी देओल का डायलॉग सुना होगा, 7 को मारूंगा एक साथ मारूंगा, तो बस आप ये समझ लें कालिदास ने 7 लिखे, एक साथ लिखे, और सातों के सातों महान ग्रंथ हैं। पहला जो ग्रंथ है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम। ये क्रम नहीं है, ऐसा मत सोच लेना कि कालिदास ने पहले ये लिखा था, वो तो हमने अपने हिसाब से आपको याद करने के लिए बना दिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों ग्रंथ जो हैं वो एक प्रकार के नाटक हैं। वो क्या है? नाटक है, ठीक है, नाटक। फिर उसके बाद रघुवंशम और कुमार संभवम, ये क्या है? महाकाव्य है, ठीक है। पेपर में पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कालिदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है, कालिदास द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है? तो ये सातों ग्रंथ कालिदास के, ये इनमें से महाकाव्य कौन सा है, नाटक कौन सा है, खंडकाव्य कौन सा है? मेघदूतम और ऋतु श्रृंगारम, ये दोनों जो है वो क्या है? खंडकाव्य है, ठीक है। रघुवंशम, कुमार संभवम, ये दोनों क्या है? महाकाव्य हैं। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों क्या है? ये तीनों है आपके नाटक। तो याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये याद नहीं रखेंगे तो परीक्षा में जब ये प्रश्न आएगा तो कंफ्यूज होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य यानी कि विदेश से आने वाले कुछ लोग भारत में भ्रमण करते हैं, कुछ लोग अध्ययन करते हैं, कुछ लोग अध्ययन नहीं करते हैं, नगर भ्रमण करते हैं, देखते हैं, खाते पीते हैं, ऐश मौज करते हैं और किताब लिख के चले जाते हैं, अपने लिए सिलेबस बढ़ा देते हैं। अगर नहीं लिखे होते तो अपना सिलेबस छोटा होता, खैर नहीं लिखे होते तो जानकारी के माध्यम से जानकारी का अभाव भी होता ना, ये भी तो बात है। चलो खैर लिख दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया तो लिख दिया। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का तीसरा और मुख्य स्रोत जो है वो है विदेशी यात्री। ये विदेशी यात्री अलग अलग देशों से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, यूनान से आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं और यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं? किताबें लिख रहे हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? यात्री, यात्रीगण कृपया ध्यान देना, ठीक है, यात्री बोल रहा हूं मैं, विदेशी यात्री, ठीक है। विदेशी यात्री एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो युद्ध की मंशा को लेकर नहीं जाते। एक देश, ये एक देश है, ये एक दूसरा देश है, ठीक है। इस देश से दूसरे देश में जाने वाला व्यक्ति विदेशी व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति गुप्तचर होगा, तो यहां से कोई ना कोई राजनीतिक सूचना को लेकर यहां जाएगा, उसको हम गुप्तचर, उसको हम क्या कह देंगे? उसका राजदूत कह देंगे, सॉरी गुप्तचर नहीं कहेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे? राजदूत कहेंगे। यहाँ की किसी राजनीतिक सूचना को लेकर जब ये यहाँ जाएगा तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? राजदूत कहेंगे, है ना। यहाँ के कुछ व्यक्ति जो यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं, यहाँ की गुप्त सूचनाएं चुरा रहे हैं और वहां पे लेके जा रहे हैं, जिससे इसको नुकसान होगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम गुप्तचर कह देंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है और उसका उद्देश्य यहाँ पर रहकर यहाँ के समाज को जानना है, पढ़ाई लिखाई करना है, यहाँ पे अच्छी शिक्षा हो रही है तो शिक्षा प्राप्त करना है, और उसके बाद समाज में रहकर यहाँ के समाज के बारे में जो कुछ भी वो ज्ञान लेता है, वापस चला जाता है, और ऐसे व्यक्ति को अपन कहते हैं यात्री। वो घूमने भी आ सकता है, हम भी तो जाते हैं विदेश में घूमने के लिए, है ना, कि हम कहाँ गए? नेपाल घुमाए, श्रीलंका घुमाए, मालदीव नहीं जा रहे अपन, लक्षद्वीप जाएंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में हम न्यूयॉर्क चले गए, ठीक है, हम
और भी दूसरे देश चले गए, तो वहां पे क्या है कि घूम फिर के आ गए और यहाँ पे अपन कहानियां सुना रहे हैं। ऐसे जो घूमने फिरने के हिसाब से आते हैं, पढ़ने लिखने के हिसाब से आते हैं, उनको कहते हैं यात्री, विदेशी यात्री। ठीक, फिर उसके बाद आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें कालिके भी आया था। वो किस लिए आया था? युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल विदेशी यात्री पढ़ रहे हैं, आक्रमणकारी नहीं पढ़ रहे हैं। आक्रमणकारी क्या होता है कि वो अपनी सेना को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य आता है, लूटपाट करता है और चला जाता है, तो वो व्यक्ति कहलाएगा आक्रमणकारी। उसने क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, चीजों को ध्यान से समझना कि यात्री एक अलग व्यक्ति होता है। यात्री का मतलब होता है कि केवल आएगा, घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा और उसके बाद शिक्षा विक्षा लेगा और चला जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ऐसे व्यक्ति के आने जाने पर किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और गुप्त सूचनाओं को चुरा रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं? गुप्तचर कहते हैं। ये व्यक्ति किसी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक होते हैं, है ना। तो इनके लिए सरकारें क्या करती हैं? प्रतिबंध लगाती हैं, ढूंढती हैं, निपटाती हैं। फिर ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और वो क्या कर रहा है? लूटपाट कर रहा है, तो उसको अपन कहेंगे आक्रमणकारी। ठीक है, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, बाबर, ये सब आक्रमणकारी थे। फिर बाबर क्या है? बस गया तो बस गया, नहीं आया तो आक्रमण ही करने था। तो ऐसी स्थिति में आक्रमणकारी कौन होते हैं? वो एक गलत अवधारणा को, गलत सोच को लेकर आते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, चले जाते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो यात्री पढ़ना है। यात्रीगण, कृपया ध्यान देना और इन शब्दों को आपको थोड़ा अच्छे से समझ लेना है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? विदेशी यात्री जो आते हैं, रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते, नहीं भी करते तो घूम फिर के चले जाते हैं। जैसे डेसियस के लेखों में भारत का उल्लेख मिलता है। डेसियस कौन है? यात्री है। ठीक है, इसी प्रकार हेरोडोटस और टेसियस के लेखों में भी हमें भारत की जानकारी के क्या मिलते हैं? कुछ प्रमाण मिलते हैं कि भारत का इन देशों से, फारस से संबंध था। भारत के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक, अब भारतीय इतिहास की जानकारी के अंतर्गत जो विदेशी यात्री हैं वो हम देख रहे हैं कि लगभग 6 देशों से भारत में आए हैं। वो कुछ यात्री यूनान से भी आए हैं, आते हैं, लिखते हैं, तो उनको विदेशी लेखक भी बोल देते हैं। कुछ चीन से भी आ रहे हैं, कुछ फारस से भी आ रहे हैं, कुछ अरब देश से भी आ रहे हैं, कुछ यूरोप से भी आ रहे हैं, कुछ अफ्रीका जो देश है वहां से भी आ रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप से आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करके 6 अलग अलग स्थानों से भारत में विदेशी यात्री आ रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूनान से आने वाले। तो यूनान से आने वाले जो यात्री हैं उनको हमने 3 भागों में बांट दिया है। कुछ लोग सिकंदर के साथ आए तो सिकंदर के समकालीन यात्री हो गए। कुछ लोग सिकंदर के जाने के बाद आए तो सिकंदर के बाद वाले यात्री हो गए। और कुछ लोग सिकंदर के आने के पहले ही आ चुके थे, तो जो सिकंदर को जाके बता रहे, अरे हम तो वो आए, वहां बहुत बढ़िया देश है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, प्यार से बात करते हैं, खाना पीना पूछते हैं। ठीक है, अपने घर में रहने के लिए जगह भी दे देते हैं। कोई किसी प्रकार को टच नहीं करता, बुरी तरीके से नहीं देखता, मारता पीटता नहीं है, मतलब अतिथियों का वहां सत्कार किया जाता है। ठीक, तो ये बोलते हैं अच्छा ऐसा बात है तो हम भी हो आते हैं। ठीक, तो हमने विदेशी यात्रियों के अंतर्गत यूनान के यात्रियों को 3 भागों में बांट दिया है। इसमें से सिकंदर के पहले आने वाले यात्रियों में आपका जो यात्री है वो है टेसियस। इसका नाम क्या है? टेसियस। टेसियस जो है यह ईरान में रहने वाला व्यक्ति था। ठीक है, जो ईरानी क्या था? राजवैद्य था। ये आया तो यहाँ पे क्या है? चिकित्सा शास्त्र को सीखा, समझा और चला गया। ठीक है, तो ईरानी क्या है? राजवैद्य। परीक्षा में ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से टेसियस किस देश का नागरिक था या टेसियस कौन था? तो टेसियस बताने आपको ईरानी राजवैद्य था। ठीक है, हेरोडोटस इस व्यक्ति को इतिहास का जनक कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा था भारतीय इतिहास का जनक, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि ये जो व्यक्ति है ये इतिहास का जनक है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ये मजा नहीं आ रहा है। इतिहास का जो जनक है वो कौन है? टेसियस है। चलो जी ठीक है, काम कर जाएगा। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। सॉरी, अभी मेरे टेसियस बोल दिया था। हेरोडोटस इतिहास का जनक माना जाता है। और हेरोडोटस ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका, जिसके अंतर्गत भारत
और फारस के संबंधों का उल्लेख है, यानी कि भारत और फारस के बीच में जो संबंध था, व्यापारिक संबंध, राजनीतिक संबंध, इन संबंधों के बारे में इस हिस्टोरिका नाम की किताब के अंदर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और यही तो भारतीय इतिहास की जानकारी का स्रोत है, जो ये बताता है कि हमारा इतिहास कितना स्वर्णिम है। फिर सिकंदर के साथ आने वाला नियार्कस था, अरिस्टोबुलस था और आनेसेट्रिकस था। इनके बारे में इतिहास में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिलती, तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट यात्री है आपका सबसे पहला वाला मेगास्थनीज। ठीक, जब आगे अपन मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो इसका फोटो भी दिखाएंगे। अभी क्या है, जानकारी की जरूरत पड़ रही है, इसलिए थोड़ा फोटो नहीं लगाए हैं। तो ये यूनान के शासक सेल्यूकस का राजदूत था, परीक्षा में पूछा जाता है और हमें लगभग पता भी होगा। ये यूनानी शासक जो सेल्यूकस था उसका राजदूत था। सेल्यूकस ने क्या किया, सेल्यूकस का पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया और हार गया, अपनी लड़की का विवाह किया, चला गया, कुछ सामान आमन दे गया और फिर उसके बाद सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। ठीक, भारत आया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आने के बाद भारत में रहा, खाया पिया, ऐश मौज किया, भारतीय समाज को देखा, समझा, पढ़ा और एक किताब लिख दी जिसका नाम है इंडिका। कहाँ है अपनी किताब, इंडिका ये रही। तो इससे भारतीय समाज के अंतर्गत मौर्यकालीन जानकारी मिलती है, यानी कि अगर इंडिका को पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये भारतीय इतिहास की जानकारी के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य की जानकारी देती है, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में क्या देती है, जानकारी उपलब्ध कराती है। ठीक, फिर उसके बाद सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों में मेगास्थनीज डबल हो गया। मेगास्थनीज डबल क्यों हो गया, ठीक है। मेगास्थनीज के बाद आने वाले यात्रियों में और भी यात्री थे, ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं अगले यात्री में आता है आपको चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में आते हैं आपके फाइयान। इसका एक सूत्र बता दिया है मैंने, जैसे चीनी यात्रियों में जो यात्री आ रहे हैं उनमें FBI और I, FBI आप सूत्र याद रख लेना। क्या याद रख लेना, FBI सूत्र। ये अमेरिकन जांच एजेंसी नहीं है, F फॉर फाइयान है, V फॉर वेंसोंग है, कहीं कहीं वेंसोंग भी नाम लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अपन वेंसोंग बोल रहे हैं क्योंकि अपने को सूत्र बनाकर याद करना है। तो फाइयान है, वेंसोंग है और इत्सिक, ये तीनों चीनी यात्री हैं जो एक एक करके भारत में आते हैं। इनमें से फाइयान जब आता है तो फाइयान फोक्योकी नाम का एक ग्रंथ लिखता है जिसे उसकी यात्रा वृतांत कहते हैं। यात्रा वृतांत यानी कि जब वो घर से निकला और वापस घर पहुंचा तो बीच में जो कुछ भी वो झेल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, समाज में देख रहा है, समझ रहा है, उन सब चीजों को ये किताब में लिख दे रहा है। उस किताब का नाम है फोक्योकी। ठीक है, ये चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आ रहा है। ये चीनी यात्री कब आ रहा है भारत में, ये भारत में जब आ रहा है जब विक्रमादित्य का शासन काल चल रहा था। तो जिनके शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये भारत आता है और भारत में आने के बाद भारत के मध्य क्षेत्र में रहने वाली जनता को सबसे सुखी और समृद्ध बताता है। यानी कि मध्य क्षेत्र में, भारत के मध्य भारतीय क्षेत्र में रहने वाले, या हम सीधा मध्य प्रदेश में रहने वाली जनता को सबसे सुखी और समृद्ध बताने का दावा करता है कि यहाँ की जो जनता है वो बहुत सुखी है। ठीक, फाइयान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु भी कहा है। आपने सुना होगा एक शब्द सबे मालवा, यानी कि मालवा की रातें बहुत सुंदर होती हैं। ठीक है, मालवा की रातें क्यों सुंदर है, क्योंकि मालवा की जलवायु बहुत अच्छी है, शाम को तो और ही अच्छा लगता है। ठीक है, ये बात बताने वाला व्यक्ति है फाइयान। परीक्षा में पूछा जाएगा तो मेरा नाम नहीं आएगा ऑप्शन में, वहां आएगा फाइयान। तो आपको टिक कर देना कि फाइयान ने बताया था कि मालवा की जलवायु सबसे अच्छी है, सबे मालवा। ठीक है, भारत के लगभग सभी बौद्ध तीर्थ स्थल पर इन्होंने यात्रा की और उसके बारे में लिखा। ठीक है, इन्होंने अपने समकालीन सम्राट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन ग्रंथ के माध्यम से हमने अनुमान लगा लिया कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आया था। ऐसा क्यों झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद आया वेंसोंग, फाइयान के बाद वेंसोंग। याद रखना सूत्र FBI, क्या सूत्र है, FBI,
फाइयान, वेनसोंग और इत्सिंग। इसके बाद इत्सिंग आएगा। वेनसोंग जो है वो कन्नौज के राजा जो थे हर्षवर्धन, उसके शासनकाल में भारत आ रहा है। ठीक, पहला वाला जो था मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। फिर उसके बाद हमने देखा फाइयान, वो किसके शासनकाल में आया, वो आया आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। फिर उसके बाद आ रहा है आपका वेनसोंग, तो वो आ रहा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, तो इनको किस किस शासनकाल में आ रहे हैं आपको ये याद रखना है। ठीक है, यह लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा, इसलिए इसे हम यात्रियों का क्या कहते हैं, राजकुमार भी कहते हैं। तो भारत में आने वाले चीनी यात्रियों में सबसे अधिक समय तक ये रहा, और इसको हम भारत में यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। यानी कि यात्री आएगा 1 साल 2 साल कितना रहेगा, यात्री का मतलब ही क्या आए, 4 दिन 5 दिन के पैकेज पे आए और चले गए, 3 दिन 4 रातें, 4 दिन 3 रातें, जो भी पैकेज है अपना, उस हिसाब से अपन आए, घूमे फिरे और चले गए। लेकिन ये 16 साल तक रुक गया। 16 साल किसको कहते हैं, जा ही नहीं रहा, इसलिए इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इन्होंने बौद्ध तीर्थ, दर्शन, अध्ययन, इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त किया और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर 6 साल तो पढ़ाई करी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में 6 साल रहकर ये पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखें इन्होंने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन जो है वो सीयूकी नामक एक पुस्तक में, देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है फोक्योकी, फाइयान फोक्योकी। ठीक है, फाइयान फोक्योकी और वेनसोंग सीयूकी। वेनसोंग की किताब का नाम क्या है, सीयूकी। ठीक है, इसमें वो लिखते हैं कि 138 देशों की यात्रा की है मैंने और वहां में गया, और उसके बाद सबसे अच्छा मुझे भारत में लगा। 6 साल मैंने अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में और 10 साल तो मैं ऐसे ही रुक गया। ठीक है, तो याद रखना है। इस पुस्तक में हर्षवर्धन के कालीन समाज, धर्म, राजनीति आदि विषयों का जानकारी मिलती है। यह भारत में लगभग 7वीं शताब्दी के अंत तक, भारत में लगभग 7वीं शताब्दी में आया था। 7वीं शताब्दी यानी कि हर्षवर्धन का शासनकाल भी आपको देखने को मिलता है 647 है ना, 647 AD। इस समय हर्षवर्धन का शासनकाल खत्म हो जाता है, बेचारे की मृत्यु हो जाती है। तो उसके पहले ये आया था और रहा था, ये 7वीं शताब्दी के अंतर्गत शामिल है, इसलिए इन्हें हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि वेनसोंग कब आया था, तो 7वीं शताब्दी में आया था। किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। क्या बोलते हैं इसको, यात्रियों को राजकुमार कहते हैं। कहां पे पढ़ाई की थी, नालंदा विश्वविद्यालय में की थी। कितने साल की थी, 6 साल की थी। कितने टाइम रुका था, 16 साल रुका था। ठीक है, फिर आएगा इत्सिंग, FBI के अंतर्गत फाइयान, वेनसोंग और इत्सिंग, FBI। तो FBI में आई मतलब इत्सिंग। इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, लास्ट में। जब वेनसोंग आया था उसी समय आया, लेकिन लास्ट में लगभग 40-50 साल के अंतराल में ये भारत आया। और इन्होंने नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय की बारे में लिखा है, वहां पे इन्होंने थोड़ा बहुत टाइम के लिए अध्ययन भी किया हुआ है। ठीक, तो ये थे आपके कौन कौन से, यूनानी और चीनी। इसके बाद आएंगे आपके फारसी। फारसी इतिहासकारों के अंदर फिरदौसी है, जिसने शाहनामा लिखी है, इंपॉर्टेंट किताब है। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे फिरदौसी है। ठीक है, फिर उसके बाद अबुल फजल जिन्नाई ने अकबरी लिखी है, जिसे अकबर नामा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि दोनों के अपने अलग अलग लेखक हैं, एक ने अनुवाद किया है, एक ने लिखी है। ठीक है, और उसके बाद रसीउद्दीन जो है, उन्होंने जमीयत अल तवारीख, ऐसी एक आध किताब मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में पूछ लिया थी। फिर आप बोलते हो यार ये क्या है, ये क्या बवाल है, तो ये बवाल याद करना पड़ेगा, परीक्षा में आएगा। जमीयत अल तवारीख पुस्तक के लेखक, तो आपको रसीउद्दीन लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर चचनामा के लेखक अली अहमद। फिर उसके बाद तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार है। ठीक है, तबकाते नासरी, मिनहाज उस सिराज, ये कुछ किताबें हैं, ये उनके लेखक हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, फिर यूरोपीय यात्री में एक है मार्को पोलो, 13वीं शताब्दी के अंत तक यानी कि 1288 ईस्वी में भारत आया था। ये मार्को पोलो यूरोप में इटली का नागरिक था।
भारत में यह पांड्य राजा के दरबार में आया था, यानी कि पांड्य राजवंश जो हुआ करता था उसके शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है, पूछ लेता है। फिर अरबी के अंतर्गत आएंगे आपके अल बरूनी, जिसका एक और नाम मिलता है अबू रिहान, जिसने तहकीकात ए हिंद यानी कि किताबुल हिंद नाम की एक पुस्तक लिखी है। तहकीकात ए हिंद यानी कि जब ये आ रहे हैं तो इन्होंने समाज में लोगों से तहकीकात किया, बताओ भैया घर में कितने लोग हैं, उन्होंने बोला इतने लोग हैं। अच्छा, घर में चलती किसकी है, दादाजी की, पापा की, ऐसा करके। तो कौन सा समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, ऐसा करके समाज में जो इन्होंने देखा सुना समझा वो लिख दिया इस किताब में, जिसका नाम रख दिया तहकीकात ए हिंद। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहे हैं एक सुलेमान। ठीक है, सुलेमान है, सलमान खान नहीं है। ठीक है, यह 9वीं शताब्दी में भारत आता है और इन्होंने पाल और प्रतिहार शासकों के विषय का वर्णन किया है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं अल मसूबी। अल मसूबी, अल मसूबी यह राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के समय में भारत आ रहे हैं। अल मसूबी। फिर उसके बाद है इब्न बतूता, गाना सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता पहनो तो क्या करता है, चुर्र कर रहा है। तो ये इब्न बतूता जब भारत आ रहा है तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत मोरक्को, ये मोरक्को लिखा है, मोरक्को आधा का आएगा, मोरक्को जो देश है उस मोरक्को देश का यात्री है, नागरिक है, मोरक्को देश का नागरिक है जो भारत आता है। और भारत आ रहा है 1333 एडी में, 1333 एडी में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आ रहा है, यानी कि जब भारत आता है ये मोरक्को से 1333 एडी में, उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि तुगलक वंश के अंतर्गत, एमबीटी इसे प्यार से बोल देते हैं क्योंकि बहुत लंबा नाम है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसलिए शॉर्ट में लिख देते हैं एमबीटी। एमबीटी इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले नहीं लिखते हैं। वो हिंदी मीडियम वाले पूरा मोहम्मद बिन तुगलक लिख देते हैं। ठीक, तो इनके शासनकाल में भारत आया था। इनका यात्रा वृतांत तो जो है वो है रेहला। पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, पूछते हैं रेहला पुस्तक के लेखक कौन है। रेहला के लेखक है आपके मोरक्को से आने वाले यात्री, जिसका नाम है इब्न बतूता, पेनो तो क्या करता है, चुर। ठीक, तो ये आपके इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत केवल और केवल क्या है, साहित्य स्रोत है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके बाद हमको पढ़ना है पुरातात्विक स्रोत। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत और उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता से भारत के इतिहास को क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। ठीक, तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में अभी इतना ही। जय।